Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। ये टॉपिक नंबर 6 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12th बायोलॉजी से। इस टॉपिक में हमें ये सारे सब पॉइंट्स कवर करने हैं, जिसमें से कुछ सब पॉइंट्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। यदि आपने इनमें से कोई भी पॉइंट मिस किया है तो आप ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके हमारे उसमें प्लेलिस्ट में जो वीडियो चाहिए वो चेक करके वो वीडियो देख सकते हो। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। तो वाटर बेसिकली कैसे एब्जॉर्ब होता है और ट्रांसलोकेट मतलब एक बार एब्जॉर्ब हो गया तो दूसरे प्लांट के पार्ट में, जैसे रूट में एक बार वाटर एब्जॉर्ब हो गया, जाइलम में घुस गया, तो जाइलम से स्टेम में, स्टेम से लीफ में कैसे पहुंचता है। तो ये दोनों चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर से। तो मैकेनिज्म जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का, कि वाटर कैसे बेसिकली एब्जॉर्ब होता है, कैसे जाइलम तक पहुंचता है, वो दो टाइप में डिवाइडेड है। पहला है पैसिव एब्जॉर्प्शन, दूसरा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। यहां ध्यान रखें, पैसिव वर्ड यहां पे स्टैंड करता है कि यहां पे कोई एनर्जी खर्च नहीं होता, नो एनर्जी स्पेंड। ठीक है, तो पैसिव एब्जॉर्प्शन मतलब एक ऐसा एब्जॉर्प्शन जहां एनर्जी का खर्चा नहीं होता है एब्जॉर्प्शन के दौरान। एक्टिव यहां पे जो है वर्ड स्टैंड करता है कि एनर्जी स्पेंड हो रहा है। मतलब एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऐसा एब्जॉर्प्शन है जिसमें एनर्जी जो है वो देना पड़ता है एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए। तो वन बाय वन हम दोनों भी टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन से। पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है वो सबसे मेन वे है वाटर एब्जॉर्प्शन का, फ्रॉम रूट, थ्रू रूट एक्चुअली, नॉट बाय रूट। मतलब जब सॉइल में वाटर प्रेजेंट है, उस सॉइल के वाटर को आपके इस प्लांट का रूट जो है, आपके इस प्लांट का रूट ये सॉइल के वाटर को जो है अपने आप एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब वो जस्ट उसके थ्रू पास हो जाएगा, इसलिए ये थ्रू रूट वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो प्लांट में जो वाटर जा रहा है थ्रू रूट्स, मतलब सिर्फ रूट एक मीडियम है जिसके थ्रू जा रहा है। रूट्स अपना एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा है उस वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, इसलिए वो बाय रूट्स नहीं है, थ्रू रूट्स है, जिससे सॉइल से वाटर प्लांट बॉडी में जा रहा है। तो यहाँ पे जो रूट है सिर्फ एक मीडियम है जिससे वाटर जो प्लांट में घुस जाए। इसका मतलब कुछ और फोर्स है जो इस वाटर को ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, और ये जो फोर्स है जिसे हम ड्राइविंग फोर्स बोलेंगे। ड्राइविंग फोर्स मतलब कोई एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से वो काम हो रहा है। तो जो ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से वाटर रूट थ्रू खींच के प्लांट के दूसरे पार्ट में पहुंच रहा है, वो फोर्स है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन क्या होता है हम डिटेल में देखेंगे, बट क्या होता है, लीफ के ऊपर एक स्टोमेटा होता है, मतलब छोटे ओपनिंग्स होते हैं, और ये ओपनिंग्स थ्रू जो है जब दिन का समय रहता है, सन रहता है, हीट टेम्परेचर ज्यादा रहता है, ये ओपनिंग्स ओपन होते हैं, तो इस ओपनिंग थ्रू वाटर का इवापोरेशन हो जाता है और इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये इवापोरेशन होने के बाद जब ट्रांसपिरेशन हो जाता है तो लीफ में वाटर की कमी हो गई, मतलब लीफ में डीपीडी दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ग्रेडियंट डेवलप हो गया। इसलिए लीफ क्या करेगा, नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी से वाटर मांगेगा, फिर वो नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी में पानी कम हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट से मांगेगा, फिर वो नेक्स्ट से, और ऐसे करते करते फिर वो फाइनल वाला जो पार्ट है वो रूट से पानी मांगेगा। रूट को अब एनर्जी नहीं वेस्ट करना है, रूट में ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्रिएटेड है, वो रूट अपने आप पानी सक कर लेगा विदाउट वेस्टिंग एनर्जी और वो प्लांट में चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो मेन फोर्स है वो है ट्रांसपिरेशन पुल, जो लीफ जनरेट कर रहा है, जिससे बाकी प्लांट बॉडी में भी वो धीरे धीरे डेवलप होता है
और बस वाटर रूट थ्रू ऊपर पास हो जाता है। यहाँ पे कोई एनर्जी खर्च नहीं होता, इसका मतलब कोई एटीपी खर्च नहीं होता, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी को हम एटीपी टर्म से जानते हैं। जैसे हम यहाँ पे मनी को करेंसी से जानते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे जो है एनर्जी जो है बायोलॉजिकल सिस्टम में एटीपी के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे कोई एटीपी का खर्चा नहीं होता है, बस वाटर अपने आप मूव होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में थ्रू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि लीफ से जब ट्रांसपिरेशन हो गया वहां वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, इसलिए हायर पार्ट जो है, जो स्टेम है, वो अपना वाटर, हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट ऑफ स्टेम रहेगा, वो अपना वाटर लिफ्ट को दे देगा। फिर स्टेम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, वो नेक्स्ट पार्ट से मांगेगा, नेक्स्ट से, और वैसे करते हुए रूट जो है जमीन से वाटर खींचेगा। यहाँ पे कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रहा है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से वाटर मूव हो रहा है, इसलिए इसे कह रहे हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव मतलब कोई एनर्जी का खर्चा नहीं। अराउंड जो 90% ऑफ वाटर है जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है, वो टोटल 90% ऑफ वाटर पैसिव एब्जॉर्प्शन से ही आता है। तो सपोज 100% वाटर है प्लांट में, उसमें से 98% वाटर जो है प्लांट बॉडी में, कोई भी प्लांट बॉडी में, वो एक्चुअली पैसिव एब्जॉर्प्शन से आया है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन पूल हो रहा है जिससे डीपीडी ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, जिससे वाटर अपने आप जो है सॉइल से रूट में, रूट से जाइलम में, जाइलम के स्टेम से फिर लीफ में पहुंच रहा है। पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है मैक्सिमम ऑफ दैट अकर होता है ड्यूरिंग डे। क्यों? क्योंकि दिन के समय ही सिर्फ ट्रांसपिरेशन होता है, क्योंकि दिन के समय ही जो ये ओपनिंग्स है लीफ के वो ओपन होते हैं, दिन के समय ही सन जो है हाई टेम्परेचर रखता है, जिसकी वजह से ये ओपनिंग में से वाटर इवापोरेट होता है। वाटर इवापोरेट होता है इसलिए ट्रांसपिरेशन पूल जनरेट होता है, जिससे डीपीडी ग्रेडियंट जनरेट होता है और वाटर धीरे धीरे मूव होता है। तो ये सिर्फ कब हो सकता है? सिर्फ दिन के समय। मतलब पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है वो सिर्फ दिन के समय होता है, और रात के समय जो है ट्रांसपिरेशन बंद हो जाता है, क्योंकि ये जो ओपनिंग है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं लीफ पे, वो बंद हो जाते हैं रात के समय। और जैसे ही उस ओपनिंग बंद हो जाता है तो ट्रांसपिरेशन भी बंद हो जाएगा, और उसके बाद बाहर का टेम्परेचर भी जो है, वो बाहर का जो टेम्परेचर है सन नहीं होने की वजह से नॉर्मल रहता है, कूल रहता है, तो वहां इवापोरेशन ऑफ वाटर नहीं होगा, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन बंद हो जाएगा। और इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन जब बंद हो गया तो ट्रांसपिरेशन पूल, डीपीडी ग्रेडियंट सब कम हो जाएगा, और उसके वजह से वहां पे पैसिव एब्सॉर्प्शन स्टॉप हो जाएगा। जब रैपिड ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब जल्दी जल्दी इवापोरेशन हो रहा है लीफ से वाटर का, उस केस में एक टेंशन क्रिएट हो जाता है जाइलम के अंदर, और इस जाइलम के अंदर टेंशन क्रिएट होने की वजह से एक नेगेटिव वाटर पोटेंशियल भी क्रिएट होता है। और ये टेंशन जो नेगेटिव वाटर पोटेंशियल के वजह से क्रिएट हुआ है जाइलम में, वो फोर्स करता है रूट को जमीन से पानी लेने के लिए, और इस तरह से वाटर जो है नीचे से ऊपर की तरफ मूव होने लगता है धीरे धीरे, दैट इज पैसिवली विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी, बस सिर्फ ट्रांसपिरेशन पूल के वजह से, जिससे डीपीटी ग्रेडियंट जनरेट हुआ, जिससे टेंशन जनरेट हुआ है जाइलम में, और उसके वजह से धीरे धीरे पानी ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। बट हमेशा याद रखें, पैसिव एब्जॉर्प्शन में कोई एटीपी खर्च नहीं होता है, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होता है। ऑब्वियसली फिर एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा है, एटीपी खर्च नहीं हो रहा है, तो हमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्लांट में एक्चुअली एनर्जी जो कि एटीपी है वो कहां से आता है? रेस्पिरेशन से। तो जब प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं तब वो एटीपी और एनर्जी जनरेट करते हैं। अब यहाँ पे कोई एटीपी खर्चा ही नहीं हो रहा है, तो हमें कोई एटीपी की जरूरत ही नहीं है, तो हमें रेस्पिरेशन के रेट से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन को रेस्पिरेशन के रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पे कोई खर्चा ही नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखें कि प्लांट को, मतलब इस एब्जॉर्प्शन को रेस्पिरेशन के रेट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है जो रेस्पिरेशन से आ रही है। इसलिए प्लांट्स में वाटर जो है वो मेनली एब्जॉर्ब होते हैं बाय पैसिव एब्जॉर्प्शन,
क्योंकि कोई एनर्जी का खर्चा नहीं है, कोई रेस्पिरेशन की हमें रेट की जरूरत नहीं पड़ती, हमें ज्यादा एनर्जी और कुछ वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप एक जो है जाइलम में टेंशन क्रिएट होता है और वो पानी पूल करता जाता है। नेक्स्ट है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता क्या है? जब वाटर एब्जॉर्ब होता है बिकॉज ऑफ एक्टिविटी ऑफ रूट, उसे हम कहते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो जो रूट में लिविंग सेल्स होते हैं, जो प्लांट के रूट्स में, ये रूट्स में जो लिविंग सेल्स हैं, ये लिविंग सेल्स में जब कोई एक्टिविटी होता है और उसकी वजह से वाटर एब्जॉर्ब होता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। इस एक्टिव एब्जॉर्प्शन में रूट सेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनकी एक्टिविटी की वजह से ये एब्जॉर्प्शन होगा। अब इस केस में ड्राइविंग फोर्स, मतलब एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, वो फोर्स है रूट प्रेशर। तो एमसीक्यू में पूछा जाता है कि पैसिव एब्जॉर्प्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है? तो पैसिव एब्जॉर्प्शन का ड्राइविंग फोर्स है ट्रांसपीरेशन पुल। तो ये हमेशा याद रखें, पैसिव एब्जॉर्प्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है? ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, या फिर कभी कभी टेंशन इन जाइलम, ये भी आता है ऑप्शन में, या फिर डीपीटी ग्रेडियंट। ठीक है, बट एक्टिव एब्जॉर्प्शन का रीजन क्या है या ड्राइविंग फोर्स क्या है? रूट प्रेशर। एक्टिव एब्जॉर्प्शन का रीजन या ड्राइविंग फोर्स क्या है? रूट प्रेशर, जो लिविंग सेल ऑफ रूट में जनरेट होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादातर रात के समय में होता है, जब पैसिव एब्जॉर्प्शन रुक जाता है, क्योंकि रात के समय में ट्रांसपीरेशन रुक जाता है, क्योंकि स्टोमेटा जो है ओपनिंग ऑफ लीफ बंद हो जाता है, ट्रांसपीरेशन रुक जाता है। ट्रांसपीरेशन रुकने की वजह से ट्रांसपीरेशन पूल क्रिएट नहीं होता, ट्रांसपीरेशन पूल नहीं क्रिएट होता है, उसके वजह से जो है वहां पे वाटर पैसिवली ऊपर तक नहीं आता, बट प्लांट को तो वाटर की जरूरत है। तो वैसे केसेस में फिर होने लगता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, जहां रूट प्रेशर थ्रू वाटर ऊपर मूव होता है। जब वाटर एब्जॉर्प्शन, ये जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, वो एक्चुअली अगेंस्ट डीपीटी ग्रेडियंट हो रहा है, क्योंकि अब लीफ में जो है ट्रांसपीरेशन ही नहीं हो रहा है, तो लीफ से जो है पानी बाहर जा ही नहीं रहा है, तो लीफ में पानी की कमी पड़ी ही नहीं। जब लीफ में पानी की कमी नहीं हुई, मतलब डीपीटी ग्रेडियंट नहीं जनरेट हुआ, तो फिर स्टेम उसे पानी क्यों देगा? स्टेम पानी नहीं देगा तो स्टेम को रूट से पानी क्यों चाहिए होगा? तो इन शॉर्ट अब यहाँ पे पैसिव एब्जॉर्प्शन का रीजन ही नहीं बचा, बट स्टिल प्लांट पानी अभी ऊपर खींच रहा है, स्टिल खींच रहा है, क्योंकि रूट सेल एक रूट प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, जिससे पानी ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। जहां पे अभी पानी की ज्यादा जरूरत नहीं थी, तो वहां पे डीपीटी ग्रेडियंट था ही नहीं, तो भी पानी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, इसलिए अगेंस्ट डीपीटी ग्रेडियंट। अब आपको किसी चीज के अगेंस्ट वर्क करना है तो ऑब्वियसली आपको एनर्जी खर्च करना होगा, इसलिए एक्टिव एब्जॉर्प्शन में जो है एटीपी का खर्चा होता है, एनर्जी का खर्चा होता है, और ये एनर्जी जो आता है रेस्पिरेशन ऑफ दी सेल्स से। तो प्लांट की जो बॉडी के सेल्स है वो रेस्पिरेशन करके एटीपी जनरेट करते हैं, और ये एटीपी रात के समय एक्टिव एब्जॉर्प्शन में खर्च हो जाता है। बट ऑब्वियसली यदि रेस्पिरेशन का रेट कम होगा, एटीपी कम जनरेट होगा, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। यदि रेस्पिरेशन का रेट ज्यादा होगा, एटीपी ज्यादा जनरेट होगा, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन को रेस्पिरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे एटीपी से कोई लेना देना नहीं था, बट एक्टिव एब्जॉर्प्शन को रेस्पिरेशन से फर्क पड़ता है, क्योंकि उसे एटीपी चाहिए, क्योंकि उसको अगेंस्ट डीपीटी ग्रेडियंट काम करना है। अब इस तरह से एक्टिव एब्जॉर्प्शन दो टाइप का है, पहला है ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, दूसरा है नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। अब हम वन बाय वन देखेंगे वापस। ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन जो है वो एटकिंस और प्रिस्टली ने 1922 में प्रपोज किया था। उनके अनुसार जो वाटर है जो सॉइल में प्रेजेंट है, वो एब्जॉर्ब होता है टू जाइलम ऑफ रूट,
अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। तो जो पानी है जो जमीन में प्रेजेंट है वो रूट में कैसे जा रहा है, वो रूट में जा रहा है थ्रू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। और ये ऑस्मोटिक कंडीशन क्रिएट करने के लिए प्लांट को एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है। इसलिए ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन के दौरान वहां पे सच एब्जॉर्प्शन पर ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन के दौरान वहां पे डायरेक्ट एनर्जी की खर्चे की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, जो सॉइल में वाटर है वो रूट में घुस रहा है थ्रू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के लिए ऑस्मोटिक कंडीशन क्रिएट करना है जिसके लिए एनर्जी चाहिए, बट उन्होंने पाया कि इस एब्जॉर्प्शन में डायरेक्ट एनर्जी खर्चा नहीं हो रहा है। तो जो ग्रेडियंट है डीपीडी का जो डेवलप हो रहा है इपिब्लामा ऑफ सेल, तो सेल वॉल का जो है ऊपर का ये है आपका रूट हेयर के ऊपर जो इपिब्लेमा है, इपिब्लेमा से लेके पेरिसाइक्लिक तक, तो हमने देखा था कल स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे कॉर्टेक्स ऑफ रूट्स होता है, फिर उसके बाद और भी स्ट्रक्चर्स है, और फिर आता है इपिब्लेमा, और इपिब्लेमा के बाद आता है पेरिसाइक्लिक, और पेरिसाइक्लिक के बाद आता है जाइलम। तो इपिब्लेमा से लेके पेरिसाइक्लिक तक वाटर का एब्जॉर्प्शन हमने कल वाले वीडियो में देखा था, मतलब पिछले वाले वीडियो में। तो ये जो डीपीटी ग्रेडियंट जो डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से पानी रूट हेयर की इपिब्लेमा से लेके पेरिसाइक्लिक तक पहुंच रहा है, वहां पे उस एक्टिविटी की वजह से एक रूट प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और ये रूट प्रेशर जो है वो एकदम कंटिन्यूअस है, एक कंटिन्यूअस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, क्योंकि वाटर का मूवमेंट हो रहा है उसके वजह से कंटिन्यूअस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है जो रूट प्रेशर है। और ये रूट प्रेशर जो है इस ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन को जो है रिजल्ट देता है। मतलब ये ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली हो रहा एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन बेसिकली किसके वजह से हो रहा है, रूट प्रेशर की वजह से। और रूट प्रेशर कहां से क्रिएट हो रहा है, तो रूट प्रेशर क्रिएट हो रहा है जब रूट हेयर का इपिब्लेमा से वाटर मूव होते हुए जो है पेरिसाइकल तक जाता है। अब इस रूट प्रेशर जो है वो फोर्स करता है वाटर को पेरिसाइक्लिक से जाइलम की तरफ। ठीक है, तो एक बार पेरिसाइक्लिक ऑफ दी, इसमें पेरिसाइक्लिक में आपका वाटर पहुंच गया और पेरिसाइक्लिक से फिर बाद में जाइलम्स होता है, ऐसे इस तरह से हमने देखा था डायग्राम कल। तो जाइलम में जो पेरिसाइक्लिक से जाइलम में वाटर जो फोर्स हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू रूट प्रेशर, तो उसे हम कहेंगे ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन में, ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन में यहाँ पे जो है वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम सॉइल अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के लिए ऑस्मोटिक कंडीशन चाहिए जिसके लिए एनर्जी चाहिए, बट एक्चुअली यहाँ डायरेक्ट एनर्जी की जरूरत नहीं है क्योंकि डीपीटी ग्रेडियंट दैट इज ऑस्मोटिक ग्रेडियंट अपने आप जनरेट हो गया है जब वाटर रूट हेयर के इपिब्लेमा से लेके पेरिसाइकल तक गया। पेरिसाइकल के बाद जो है वो जाइलम में अपने आप पुश कर दिया जाता है थ्रू रूट प्रेशर। ये रूट प्रेशर जनरेट हुआ था क्योंकि वाटर का मूवमेंट हो रहा था इपिब्लेमा से पेरिसाइकल तक। नेक्स्ट है नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। ये थियरी क्रेमर और थाइमन ने 1959 में प्रपोज की थी। उनके अनुसार जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है सॉइल से वो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, मतलब रूट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन लो है, बाहर कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो हमेशा लो से हाई पे जाना चाहिए, बट यहाँ अपोजिट हो रहा है, सॉइल से रूट में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो है नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन होता है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज वहां पे जाता है लो से हाई की तरफ। ठीक है, सॉरी, हाई से लो की तरफ, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, लो से हाई की तरफ जाना चाहिए, पर यहाँ हाई से लो जाता है। अब ऐसे एब्जॉर्प्शन में ऑब्वियसली एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और ये एनर्जी कहां से मिलेगा, फ्रॉम रेस्पिरेशन। तो जब प्लांट रेस्पिरेशन करेंगे तब एटीपी जनरेट करेंगे, ये एटीपी यूज होगा नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन में, जहां हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ एब्जॉर्प्शन कराना है। बट
इस टाइप के एब्जॉर्प्शन को जो है बहुत अफेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि जब पुअर ऑक्सीजन सप्लाई होगा, मतलब उस प्लांट के एनवायरनमेंट में अच्छे से ऑक्सीजन नहीं होगा, तब रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा तो एटीपी अच्छे से नहीं बन पाएगा। एटीपी अच्छे से नहीं बनेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा, जिससे नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन हो। नेक्स्ट, यदि लो टेम्परेचर हो प्लांट के आजू बाजू, ठंडी की दिन है, अब उसमें क्या होगा, उस केस में भी प्लांट का रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही लो टेम्परेचर है, प्लांट का रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज हो गया, एटीपी का एनर्जी बनना भी कम हो गया। एटीपी ही नहीं है तो क्या होगा, एटीपी नहीं है तो नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट है यूज ऑफ मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स। तो यदि मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स मतलब ऐसे केमिकल्स डाल दिए जाए या फिर ऐसे एंजाइम से हार्मोन्स डाल दिए जाए प्लांट में जो उसके मेटाबॉलिक रिएक्शंस और एक्टिविटी को जो है स्टॉप कर दे, उससे क्या होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन वापस कम हो जाएगा, एटीपी फॉर्मेशन कम हो जाएगा। एटीपी फॉर्मेशन कम होने से एनर्जी नहीं मिलेगा, जिससे नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और वापस पानी का अपटेक रेट या पानी का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। तो हमने अब तक देख लिया है कि वाटर किस तरह से रूट हेयर से पेरिसाइकिल तक जाता है पिछले वीडियो में, और पेरिसाइकिल से अब वो ऊपर की तरफ पुश किया गया है पैसिव एब्जॉर्प्शन से एक्टिव एब्जॉर्प्शन से। एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी दो टाइप के हैं, ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन एंड नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन से। अब रूट से जो वाटर है वो जाइलम में पहुंच गया है, ठीक है। अब जाइलम से बाकी प्लांट बॉडी में वाटर कैसे जाएगा, उसके लिए हमको देखना होगा ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। तो जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है along with dissolved minerals from root to other parts like stem and leaf against gravity, उसे कहेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर या असेंट ऑफ सैप। सैप मतलब वाटर प्लस मिनरल्स, ठीक है। जो वाटर प्लस मिनरल जो प्लांट बॉडी में सेल में प्रेजेंट है उसे कहेंगे सैप। असेंट ऑफ सैप मतलब मूवमेंट ऑफ सैप। तो जो वाटर का मूवमेंट है उसकी डिसॉल्व मिनरल के साथ रूट से स्टेम और लीफ तक अगेंस्ट ग्रेविटी, उसे कहेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर या असेंट ऑफ सैप। ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर जो है वो एक्चुअली ल्यूमेन थ्रू होता है। ये लूमेन प्रेजेंट होता है जाइलम ट्रैकेट्स में या फिर वेसल्स में, सारे वेस्क्यूलर प्लांट्स में। अब रिंगिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं जिन्होंने प्रूव किया है कि एक्चुअली जाइलम ही मेन पाथ है फॉर द मूवमेंट ऑफ सैप। तो जो असेंट ऑफ सैप हो रहा है या ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर हो रहा है या वाटर रूट से दूसरे पार्ट में कैसे जा रहा है, वो जा रहा है सिर्फ और सिर्फ जाइलम से। और ये किस एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ किया है, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट में। बहुत सारे मैकेनिज्म्स थियरीज दिए गए एक्सप्लेन करने के लिए कि जाइलम से पानी ऊपर की तरफ कैसे मूव हो रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी। उनमें से कुछ थियरी है वाइटल फोर्स थियरी, रिप्ले पंप थियरी, फिजिकल फोर्स थियरी, रूट प्रेशर थियरी, और भी ऐसे अनगिनत थियरी है जिन्होंने प्रूफ करने में लगा दिया अपने जो ये है कि जाइलम से अगेंस्ट ग्रेविटी मूव होके वाटर कैसे लीफ और स्टेम और फ्रूट्स तक पहुंच रहा है। इनमें से कुछ थियरीज हम जो है देखेंगे। तो आज हम दो थियरी कवर करेंगे और आने वाले वीडियो में एक रिमेनिंग थियरी। तो आज जो हम सबसे पहला थियरी देखने वाले हैं फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, वो है रूट प्रेशर थियरी, जिसे हम वाइटल थियरी भी कहते हैं। इस थियरी के हिसाब से जो एक्टिविटी है लिविंग सेल ऑफ रूट का, मतलब रूट में जो लिविंग सेल्स हैं, कौन से सेल्स जो लिविंग हैं, जैसे कॉर्टेक्स ऑफ रूट और ओसर, उन सेल्स की जो एक्टिविटी है, उन सेल्स के जो काम करने का तरीका है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो वाटर के ट्रांसलोकेशन को करवाता है। जे प्रिस्टले ने ये थियरी प्रपोज किया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लांट लिया जो एक पॉट में था। तो एक पॉट में उन्होंने एक प्लांट लिया, सपोज ये प्लांट है इस पॉट में, ठीक है, ये सॉइल, यहां तक सॉइल है, और उन्होंने क्या किया, इस प्लांट को लिया और इस प्लांट को अब यहां पे से कट कर दिया।
ठीक है, यहां से उन्होंने कट कर दिया इस प्लांट को। रूट के थोड़े ऊपर से, आप देख सकते हो, ऐसा नहीं कि बीचों बीच से, रूट के थोड़े ऊपर से उन्होंने कट कर दिया। उन्होंने प्लांट लिया और उस शार्प नाइफ से उसको तुरंत कट कर दिया। कट करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि अभी भी यहाँ पे जो ये स्टेम बचा हुआ है, इस स्टेम में से अभी भी कुछ लिक्विड बाहर आ रहा है, ठीक है, जिसे हम सैप कहेंगे। ऑब्वियसली लिक्विड वाटर प्लस मिनरल है, तो जिसे हम सैप कहेंगे, ठीक है। तो ये जो लिक्विड है वो जाइलम ऑफ सैप से अभी भी बाहर आ रहा है, फ्लो आउट हो रहा है या ऊज आउट हो रहा है फ्रॉम कट एंड। तो आप भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। एक छोटे से प्लांट को बस थोड़ा सा रूट के ऊपर से थोड़ा सा कट मार दीजिए, या फिर कोई भी प्लांट को कहीं से भी कट मारोगे ना, तो कुछ लिक्विड या जेल या मिल्क जैसा कुछ पार्ट बाहर आता है, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो है जाइलम है, जाइलम के अंदर जो है अंदर वाटर प्लस मिनरल वाला सैप प्रेजेंट है और वो बाहर निकल रहा है। अब ये जो बाहर पार्ट निकल रहा है सैप का फ्रॉम द कट एंड ऑफ स्टेम, ये प्रूव करता है कि वहां पे रूट प्रेशर था, तभी तो अभी भी बाहर पुश हो रहा है, नहीं तो अंदर ही रह जाता कट करने के बाद, क्योंकि अब उसको आगे ट्रांसलोकेट करने के लिए जो है प्लांट का पार्ट ही नहीं बचा है, तो उसको अंदर ही रुक जाना चाहिए था, बट अभी भी वो बाहर फेंका जा रहा है। बाहर फेंका जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब अभी भी वहां पे रूट प्रेशर है। इसलिए जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम रूट, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, कंटिन्यूअस होता है। और ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस है, वो एक्चुअली एक प्रेशर जनरेट करता है, दैट इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लिविंग सेल ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ रूट में डेवलप होता है, और इस प्रेशर को रूट प्रेशर कहा गया था बाय एस हेल्स। तो जो रूट है, हमने पिछले वीडियो में देखा था, रूट के अंदर का स्ट्रक्चर रूट है और उसके बाद कॉर्टेक्स। अब ये कॉर्टेक्स जो है वो है जो है लूजली कनेक्टेड सेल्स है, और ये कॉर्टेक्स जो है उनमें से जो वाटर कंटिन्यूसली मूव हो रहा है, कॉन्स्टेंटली मूव हो रहा है, उसके वजह से एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट हो रहा है, और जिसे हम आज जानते हैं रूट प्रेशर के नाम से। ये रूट प्रेशर जो जनरेट हो रहा है ड्यू टू वाटर मूविंग अलॉन्ग विद डिसॉल्व्ड मिनरल, वो रूट प्रेशर फोर्स करता है वाटर को जाइलम में घुसने के लिए, और जाइलम से अगेंस्ट ग्रेविटी मूव होके बाकी प्लांट्स के पार्ट में जाने के लिए। तो रूट प्रेशर थियरी के हिसाब से रूट प्रेशर ही रिस्पॉन्सिबल है जिससे वाटर फोर्सफुली कॉर्टेक्स से पेरिसाइकल में, पेरिसाइकल से जाइलम में, जाइलम से ऊपर की तरफ दूसरे प्लांट पार्ट में जा रहा है। और उन्होंने ये प्रूफ किया था बाय कटिंग द स्टेम फ्रॉम ईयर, यहां से स्टेम कट किया और देखा कि यहाँ पे अभी भी सैप निकल रहा है, मतलब वहां रूट प्रेशर है। तो रूट प्रेशर जो है वो एक्चुअली बहुत रिस्पॉन्सिबल है ऑस्मोटिक फिनोमिना के लिए, और वो डेवलप करता है एक एक्टिव प्रोसेस जिससे वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है। इस रूट प्रेशर को जो है नापना था साइंटिस्ट को, तो उन्होंने क्या किया, एक पॉटेड प्लांट लिया, उसको वहां से कट कर दिया, यहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर दिए, उन्होंने मैनोमीटर रूट प्रेशर जो जनरेट हो रहा है उसको नापने के लिए यहाँ कनेक्ट कर दिया, और इस मैनोमीटर थ्रू उन्होंने जब प्रेशर नापा तो उन्हें पता चला रूट प्रेशर जो है +1 से लेके +2 बार तक है, जो इनफ है इतना प्रेशर 10 से 20 मीटर तक वाटर को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। तो ये रूट प्रेशर जो है +1 से +2 बार के बीच में, ये रूट प्रेशर पानी को ऊपर के 10 से 20 मीटर तक ऊपर तक घींच सकता है। बट ये रूट प्रेशर ऑब्वियसली जो है अफेक्ट होता है बाय ऑक्सीजन सप्लाई, मॉइस्चर, टेम्परेचर ऑफ सॉइल, सॉल्ट कंटेंट एक्सेट्रा से। बट स्टिल ये थियरी पूरी तरह मान्यता नहीं मिली इसे, क्योंकि अभी भी कुछ ऑब्जेक्शंस और लिमिटेशंस थे इस थियरी के ऊपर। वो क्या थे, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला था कि ये थियरी टॉलर प्लांट्स देन 20 मीटर के लिए एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि ये थियरी के हिसाब से जो रूट प्रेशर जनरेट हो रहा है वो 1 से लेके 2 बार तक ही है, जो सिर्फ 10 से लेके 20 मीटर ऊपर तक ही पानी को घींच सकता है। बट हम ऐसे प्लांट्स भी जानते हैं जो 20 क्या 30, 40, 50, 60 मीटर्स लॉन्ग है, तो उनमें कैसे हो रहा है ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ये थियरी, इसलिए पहला रीजन क्यों नहीं माना गया। दूसरा,
जो असेंट ऑफ सैप है, मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर है, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर है, वो रूट सिस्टम के एब्सेंस में भी होता है। इसे प्रूफ करने के लिए आप क्या कीजिए, ग्लास में कलर्ड वाटर लीजिए और उसके अंदर एक व्हाइट रोज को डीप कर दीजिए, जिसके अंदर रूट नहीं है, सिर्फ रोज है और उसका एक छोटा सा स्टेम है। तो आप थोड़ी देर बाद क्या नोटिस करोगे कि उस रोज का व्हाइट पेटल्स जो है वो कलर्ड हो गए हैं, उसी कलर से जिस कलर का वाटर आपने लिया है। मतलब वहां पे वाटर का मूवमेंट हुआ है अभी भी उस रोज के स्टेम से उस फ्लावर के पेटल तक, मतलब ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर हुआ है, बट वहां तो रूट था ही नहीं। रूट नहीं था तो रूट प्रेशर नहीं था, तो ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर कैसे हुआ? नेक्स्ट, रूट प्रेशर का वैल्यू कभी कभी 0 होता है, ये देखा गया है टॉलर जिम्नोस्पर्म प्लांट में, बट स्टिल वहां ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर होता है। रूट प्रेशर 0 है तो वाटर ऊपर कैसे मूव हो रहा है? दूसरा, जो एक्टिवली ट्रांसपिरिंग प्लांट्स है, मतलब जिसमें ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होता है, वहां तो रूट प्रेशर ही डेवलप नहीं होता है, स्टिल वहां ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर होता है। नेक्स्ट, जो जाइलम सैप है वो नॉर्मल कंडीशन में अंडर टेंशन होता है, इसका मतलब उसमें नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है या फिर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो रूट प्रेशर को कैसे सपोर्ट कर रहा है? तो इसके कंक्लूजन में ये निकला कि रूट प्रेशर एक अकेला ऐसा थियरी नहीं है जो एक्सप्लेन कर सकता है असेंट ऑफ सैप या ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इन ऑल प्लांट्स विथ वेरिएबल हाइट्स। तो हर तरह के प्लांट में जिनके हाइट्स अलग हैं, जिनकी स्पीशीज अलग हैं, जहां रूट प्रेशर नहीं जनरेट होता, उनमें ये रूट प्रेशर थियरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा असेंट ऑफ सैप या ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। तो फिर नेक्स्ट थियरी आई कैपिलरिटी थियरी, जो एक्चुअली फिजिकल फोर्स थियरी के नाम से भी जाना जाता है। इस थियरी के हिसाब से फिजिकल फोर्सेस और डेड सेल्स ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है असेंट ऑफ सैप के लिए। तो पिछले थियरी में हम सिर्फ लिविंग सेल्स के एक्टिविटी को रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे, बट अब हम फिजिकल फोर्स और डेड सेल को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, जिसकी वजह से ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर हो रहा है। ये थियरी बोहेम ने 1863 में दिया था। उनका ऐसे कहना था कि यदि आप रुई को एक तेल के दिए में डुबा के रख दो तो आप देखते हो कि धीरे धीरे जो है तेल रुई के ऊपर तक आ जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पे कैपिलरी एक्शन काम कर रहा है। तो सिमिलरली यदि आप एक पानी के गिलास में एक स्ट्रॉ को डुबा के रख दो तो आप देखोगे कि स्ट्रॉ की कुछ हाइट तक पानी ऊपर घींचा आ गया है। और ये भी क्यों हुआ है? क्योंकि वहां पे भी कैपिलरी एक्शन है। तो आपने देखा ही होगा हमेशा कि ग्लास में यदि आप पानी भर लो, यहां तक ही पानी भरा है, और इसमें एक स्ट्रॉ डुबा के रख दिया आपने, तो आप देखोगे स्ट्रॉ में तो यहां तक पानी आ गया है, पर पानी तो ग्लास में यहां तक ही था, ये ऊपर कैसे आया? ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। तो ये जो हाइट इंक्रीज हो रहा है पानी का इन स्ट्रॉ, वो डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ स्ट्रॉ पे। तो स्ट्रॉ का डायमीटर कितना है उस हिसाब से वो हाइट इंक्रीज होगा। जितना पतला स्ट्रॉ उतना ज्यादा पानी ऊपर तक इंक्रीज होगा। तो इस कैपिलरी एक्शन क्यों हो रहा है? ये पानी ऊपर रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे जो है ये पानी ऊपर क्यों रेज होता है या कैपिलरी एक्शन क्यों देखने के लिए मिलता है? क्योंकि वहां पे सरफेस टेंशन होता है लिक्विड के सरफेस पे, वहां पे फोर्सेस ऑफ कोहेजन होता है, मतलब सेम मॉलिक्यूल जैसे दोनों वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्सेस होता है, वहां पे एडिसिव फोर्स होता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल और फिर जाइलम या वाटर मॉलिक्यूल और स्ट्रॉ उसके बीच में भी कुछ अट्रैक्शन है, दैट इज एडिसिव फोर्सेस है। इन तीनों के वजह से कैपिलरी एक्शन देखने के लिए मिलता है और पानी धीरे से स्ट्रॉ में ऊपर मूव हो रहा है। तो जो जाइलम वेसल है या फिर जो ट्रैकियार्ड है उसके जो ल्यूमेन है उसको हम स्ट्रॉ से कंपेयर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जाइलम वेसल ऐसा हॉलो सा ट्यूब है, उसका ल्यूमेन ऐसा हॉलो है, और जिसमें जो है कैपिलरी एक्शन की वजह से पानी जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव हो रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी। क्योंकि वाटर कॉलम में दोनों भी चीजें होंगी, कोहेसिव फोर्सेस मतलब वाटर जो अंदर मूव हो रहा है उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में तो हम उसे कहेंगे कोहेसिव फोर्सेस, या फिर वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम वेसल के बीच में जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एडिसिव फोर्स। और ये दोनों फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वाटर को जाइलम से ऊपर कैपिलरी एक्शन थ्रू खींच रहे हैं।
इसकी वजह से कैपिलरी वाटर जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव होता है अगेंस्ट ग्रेविटी, बट ये सिर्फ पॉसिबल है फ्यू सेंटीमीटर्स तक ही। क्योंकि आप देख सकते हो, आप स्ट्रॉ यदि पानी में डुबा के रखो, कितना भी पतला स्ट्रॉ डुबा के रखो, वो कुछ सेंटीमीटर तक ही उसमें पानी रेज होगा। ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रॉ के ऊपर तक पानी आ जाएगा जब तक आप ऊपर से एक सक्शन प्रेशर नहीं दोगे। तो इसके वजह से अभी भी इस थियोरी में कुछ ऑब्जेक्शंस और लिमिटेशंस थे। वो इस तरह से थे कि कैपिलरी ट्यूब या जाइलम जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो कंप्लीटली हॉलो होना चाहिए, क्योंकि आपका स्ट्रॉ भी कंप्लीटली हॉलो होता है और कंटिन्यूअस होता है, तभी तो पानी ऊपर ऐसे रेज होता है। बट एक्चुअली आप देखने जाओगे तो जो ट्रैकियार्ड से जाइलम के जो ल्यूमेन है उसके अंदर कुछ सेल्स ऐसे प्रेजेंट है जो क्लोज्ड है। मतलब अभी भी जाइलम में ऐसे कुछ सेल्स हैं जो ब्लॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से कैपिलरी एक्शन प्रूफ नहीं हो सकता। दूसरा, कैपिलरी एक्शन के लिए जो आपका स्ट्रॉ है जिससे आप कैपिलरी एक्शन करने वाले हो, वो डायरेक्टली पानी में डीप होना चाहिए, डायरेक्टली ग्लास में डीप होना चाहिए। इसका मतलब जो जाइलम है प्लांट का, जो पानी कंडक्ट करने वाला है ऊपर प्लांट में, वो भी डायरेक्टली जो है सॉइल वाटर में डीप होना चाहिए। बट ऐसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जाइलम जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट विद सॉइल वाटर नहीं होता। वहां पे रूट हेयर, रूट के दूसरे पार्ट जैसे कॉर्टेक्स, वो सब जो है वो सॉइल के पानी के साथ कांटेक्ट में होते हैं, ना कि जाइलम। फिर जाइलम ने पानी ऊपर कैसे खींचा? तो कैपिलरी एक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रूट कॉर्टेक्स तो कैपिलरी एक्शन नहीं करेगा। तो रूट कॉर्टेक्स तक पानी कैसे आया? उसके बाद भले ही फिर जाइलम ने कैपिलरी एक्शन कर लिया, तो रूट कॉर्टेक्स तक पानी कैसे आया? नेक्स्ट, जितना पतला ट्यूब रहेगा उतना ज्यादा पानी ऊपर तक जाएगा, यह हम जानते हैं। इसका मतलब जो बहुत ज्यादा हाइट के प्लांट्स हैं उनके जो कैपिलरीज होने चाहिए, उनके जो जाइलम वेसल होने चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा पतले और नैरो होने चाहिए, तभी तो उतने ऊंचे प्लांट में ऊपर तक वो पानी ले जा पाएंगे। बट जब वो प्लांट को स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि जितना ऊंचा प्लांट रहेगा उतना ज्यादा जाइलम वेसल मोटा होगा। तो जितना ऊंचा प्लांट उतना ज्यादा जाइलम वेसल मोटा, और जितना ज्यादा जाइलम वेसल मोटा उतना कम कैपिलरी एक्शन, मतलब पानी उतना ऊपर तक जा नहीं पाएगा। फिर पानी ऊपर तक गया कैसे? क्योंकि अगेंस्ट कैपिलरी एक्शन है, जाइलम वेसल जो है मोटा हो गया है, ना कि नैरो। तो इसके अनुसार यहां कंक्लूजन ये निकला कि कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन एक अकेला मैकेनिज्म नहीं है जो एक्सप्लेन कर सकता है असेंट ऑफ सैप या ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर सारे प्लांट्स में जिनके हाइट्स डिफरेंट है। और इसी के साथ कैपिलरिटी थ्योरी भी रिजेक्ट हो गया। फिर हम आने वाले वीडियो में नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे, कोहेजन एंड एडेसिव थ्योरी, और समझेंगे कि अब ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर और असेंट ऑफ सैप कैसा होता है। तो तब तक के लिए थैंक यू। If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And remember, संडे को आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर पे टेस्ट है, ठीक है? वो लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले you have to believe in yourself when no one else does. That makes you a winner right there. And you can be a winner and you will be a winner. That's all for today. Thank you. Always stay tuned.